Hi students, how are you? I welcomes you to e-learning classes and we are discussing about periodic classification of element. Periodic classification of elements. सबसे पहले तो मैं जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा बेटा, आप लोग कह रहे हो कि जैसे कि कौन सी यूनिट के हम नोट्स बनाएं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं। इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ और जो पूजा मैम हैं वो इनके नोट्स भेजेंगी। तो अब आपको केवल एक यूनिट पे फोकस करना है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वीडियो मैं भेज रहा हूँ, इससे आप समझेंगे। नोट्स जो पूजा मैम भेजेंगी उनसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो आप कोई कंफ्यूजन ना रखें मन में कि हम कौन सी यूनिट को प्रिपेयर करें, कौन सी के नोट्स बनाएं। तो आप यही यूनिट लेके चलोगे, आपको नोट्स साथ के साथ मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है। तो बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं लिख देता हूं यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। What are D ब्लॉक एलिमेंट्स? बेटा जैसा कि हमने S में पढ़ा था, जैसा कि हमने P में पढ़ा था, उसी तरह से हम D के बारे में पढ़ेंगे कि जिसकी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? D ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन D ऑर्बिटल। अब आप देखिए, जैसे कि कोई भी, इसका पहले जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जनरल outermost electronic configuration। जैसा कि हमने S ब्लॉक के लिए लिखा था NS122, इसी तरह से हमने P के लिए लिखा था। अब हम D के लिए लिखेंगे, इसमें होगा N-1 D 1 to 10 NS0 to 2। ये बेटा वेरिएबल होते हैं, डी और एस फिक्स नहीं है एक्सेल में। कई बुक्स में आपको NS122 भी मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जिसमें एस क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, N-1 D 1 to 10 NS0 to 2। अब जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूं आयरन की। आयरन हैज एटॉमिक नंबर 26। Now you can write the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6। मैंने आपको बताया था कि ये पहले आता है, इसको बाद में लिखना है। तो अगर आप इसको लिखोगे 3d6 4s2, तो बेटा अब आप देखिए, ये n है, ns 0 से 2 तक हो सकता है और ये क्या होगा, n-1 मतलब इससे एक कम। आप देखिए, ये 4 है तो ये 3 मिलेगा, ये 5 है तो ये 4 मिलेगा, और d होगा 1 to 10, तो ये 1 से 10 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। दैट इज द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद बेटा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। These are also known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या बताया है इन्होंने, क्या
होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि जैसे किसी भी एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसमें डी कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। बेटा मैंने आपको बताया था कि डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीटली फील्ड है। तो अगर डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है 1 to 9 then it is transition element. If it has d10 then it is not a transition element. अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के दिखा रहा हूं। अब ये भी ध्यान रखना, एक एलिमेंट उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन d1 to 9 आ रहा है तो दैट विल बी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूं जिंक हैव गॉट एटॉमिक नंबर 30। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4s2। डी में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने कह दिया अगर डी कंप्लीटली फिल्ड है इट्स नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, वी विल से इट्स नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जिंक की +2 होती है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन लूज कहां से करता है, आउटरमोस्ट शेल से। इसके आउटरमोस्ट ये है तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो भी आखिर में क्या हो रहा है 3d10। नाउ आल्सो इट हैज कंप्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जिंक इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आप देखिए इसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखनी सिखाई थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1। In this case D has completely filled d orbital, इसके पास ये completely filled है, we will say it is not a transition element, but in its most common oxidation state, its most common oxidation state is again +2, it means it will lose 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आउटरमोस्ट से, तो एक तो यहां से जाएगा, ये तो फिनिश हो चुका, एक और जाएगा वो यहां से जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा 3d9। in this case it is a transition element क्योंकि इसके d में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, ये completely filled नहीं है। if it is not a completely filled d orbital it means it is a transition element। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है d ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आप लिखोगे these have high melting point and boiling point। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। सेकंड, इनका जो साइज होता है बेटा वो S और P के बीच में होता है। S इधर है, P इधर है, बीच में D है, तो इनका साइज भी उनके बीच में होता है। जब हम आगे चलेंगे एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इनका साइज इनके बीच में क्यों होता है। थर्ड पॉइंट, these form colored compound, these form colored compound। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। वजह है उसके पीछे कि कोई कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाता है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो डी ये होता है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर। जब ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाते हैं। इस टाइम पे तो इनकी सबकी एनर्जी सेम है, पांचों की एनर्जी सेम है, but during the bond formation the splitting of energy takes place। दो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और तीन की एनर्जी क्या रह जाती है, कम रह जाती है। आगे आएगा ये, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। अब ये लोअर एनर्जी जो तीन ऑर्बिटल हैं लोअर एनर्जी के हैं और ये दो हैं ये हायर एनर्जी के हैं। जब ये लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करके कहां चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में,
और जो एनर्जी इनको मिली है वो किससे मिली है? ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। लेकिन आफ्टर ए मोमेंट इट कम्स बैक, ये वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और जो एनर्जी यहाँ तक जाने में लगी उसी एनर्जी को ये रिलीज करता हुआ वापस आ जाता है। तो जो एनर्जी ये रिलीज कर रहा है वो कलर्ड कंपाउंड शो करती है, वो कलर की फॉर्म में शो होता है, इसलिए क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इसको हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो यू विल से डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके वापस आते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसके बाद आता है दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बेटा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, हमने Fp का लिखा था, इसमें आया था 3d6 आखिर में। पैरामैग्नेटिक का मतलब बताता हूं, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। अगर किसी ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन मतलब सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हैं, जैसे कि d है 1 2 3 4, अगर इसमें ये है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पैरामैग्नेटिक है अभी, क्योंकि एक ही पेयर्ड है बाकी अनपेयर्ड है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे फिलअप होते चले जाए और सारे ही फुल्ली फिल्ड है, सारे पेयर्ड हैं, तो उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सारे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर मैं किसी और की बात करूं, जैसे कॉपर ही है, हमारे पास क्या था? कॉपर में क्या हो गया? 3d10। लेकिन अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करें तो क्या हो गया? 3d9। हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 3d9। d9 में आप देखिएगा 1, एक रूल मैं आपको बताता हूं, ये फिलअप, जैसे डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिलअप करने हैं, तो ये रूल है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। 1 1 1 1 1, 5 हो गए। अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद फिर से पेयरिंग स्टार्ट होगी। 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास एक बच गया। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे कहा जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाइट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो बेटा आप बताओगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसा है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आगे आएगा बेटा, बताएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दीज फॉर्म्स अलॉयज। ये भी याद रखना है आपको कि ये अलॉयज भी बनाते हैं। अलॉयज क्या होते हैं बेटा? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल। तो इनके जो एटम हैं वो लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, आपस में आसानी से मिक्स हो सकते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं? अलॉयज बनाते हैं। अलॉयज का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को भी हम क्या कह सकते हैं? अलॉयज कह सकते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? अलॉयज भी बनाते हैं। ये मैंने आपको ये बता ही दिया था कि इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक प्रॉपर्टी और दिस शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे आयरन की बात करें Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? इट इज शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये तो था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन था।
अब जो हमारे पास बचता है उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सेम उसी तरीके से कि वो एलिमेंट्स जिनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें दो होते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो उसमें नीचे दो लाइनें हैं, उनमें ऊपर वाली है उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं क्योंकि वो लैंथेनम से शुरू हो रही है, उससे नीचे है वो एक्टिनॉइड से शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक्टिनॉइड्स कहेंगे क्योंकि वो एक्टिनम से शुरू हो रही है। तो बेटा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनकी जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसमें तो क्या था, n-1d था और ns था। इसमें जैसे f है, d है और फिर s है, तो आप n-1 से पहले जो आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, n-2। और f में हमने बताया था n-2f, f can contain 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें लिखेंगे हम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लिखेंगे 0 to 2 एंड ns2। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर लैंथेनॉइड्स की बात करें तो 0 to 1 रहेगा, एक्टिनॉइड्स की बात करें तो 0 to 2 रहेगा। इट इज द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बेटा, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो दीज आर द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बेटा हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला है दीज आर हैवी मेटल्स, दीज आर हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होते हैं ये। दूसरा, these have high melting point and boiling point, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड, these shows variable oxidation state, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार आ रहा है तो उस चीज को आप समझें। एंड फोर्थ वन, रेडियो एक्टिव, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर। मैं बताता हूं आपको रेडियो एक्टिव क्या होते हैं। दोज एलिमेंट्स व्हिच रिलीजेस रेडिएशंस, वो एलिमेंट्स जिनमें से अपने आप रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम है, उनमें से अपने आप क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती है, तो उस तरह के एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी बेटा लाइफ खत्म होती चली जाती है, रेडिएशंस जितनी निकलती जाती है उतना ही ये खत्म फिनिश होते चले जाते हैं। तो इनकी लाइफ के बारे में भी आगे +2 में हम पढ़ेंगे कि इनकी लाइफ कितनी होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे। अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। अगर आप 11th से 10th से ही अपना बेस क्लियर कर लेते हो तो आपको आगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं लगभग 118 के करीब हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। उसके नेम भी आपने जैसे शुरू से हाइड्रोजन, हीलियम इस तरह से पढ़ते चले गए आप। लास्ट में जब 100 से ऊपर पहुंचे तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई बेटा कि जो एलिमेंट जिस भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम से वो रख दिया गया। लेकिन समस्या ये आई कि जैसे बेसिक वर्क कोई कर रहा है, किसी ने किया है, लेकिन जब एक लैब में, एक एक्सपेंसिव लैब में उस पे एक्सपेरिमेंट करना है तो किसी अच्छे साइंटिस्ट ने कर दिया, तो जो बेसिक जिसने डिस्कवर किया उसका तो नाम कहीं नहीं है, लेकिन जिसने बाद में काम किया उसका नाम आ रहा है। तो ये एक डिस्प्यूट हो गया कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, रदरफोर्डियम है ये।
अमेरिका का साइंटिस्ट है, अमेरिका ने इसका कर दिया RF रदरफोर्डियम पे रख दिया, लेकिन सोवियत वालों ने इसका दूसरा अपने साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया। तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि भाई एक ही एलिमेंट, एक ही एटॉमिक नंबर, नाम दो तरह के रख दिए उसके। तो जो हमारे पास इसका नाम रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर किसी एलिमेंट में उसको नाम रखने के लिए क्या किया गया, IUPAC ने एक सिस्टम बना दिया कि अगर कहीं 0 दिखे तो उसको नील लिख दो, 1 है तो उसको अन लिख दो, 2 है तो उसको बाई लिख दो, 3 है तो उसको ट्राई लिख दो, 4 है तो उसको क्वाड लिख दो, 5 है तो उसको पैंट लिख दो, 6 है तो उसको हैक्स, 7 है तो उसको सैप्ट, 8 है तो उसको ओक, 9 है तो उसको एंड। इस तरह से अब अगर 104, 105, 106, 107 अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो IUPAC सिस्टम ने एक सिस्टम बना दिया कि आप इस तरह से इसके एटॉमिक नंबर लिखोगे। जैसे कि हमारे पास है 104 ही है जो रदरफोर्डियम मैंने बताया, अगर इसका हम नाम लिखते हैं तो आप जो 1 है तो 1 को हम क्या लिखते हैं, अन, तो हम कर देंगे अन। फिर 0 आ रहा है, 0 को हम क्या लिखेंगे, नील। फिर 4 आ रहा है तो 4 को हम क्या लिखेंगे, देखो 4 को हमने लिखा क्वाड, तो हम इसको लिखेंगे क्वाड, और आखिर में क्या लगा देंगे, ईएम। तो ये इसका नाम हो गया। इस तरीके से अगर हमारे पास है 109 अन, नील, एन, और आखिर में क्या लिख देंगे, ईएम। इसी तरीके से अगर हमारे पास है 102 तो 1 को क्या लिखेंगे, अन, 0 को क्या लिखेंगे बेटा, नील, और 2 को क्या लिखेंगे, बाई, और आखिर में ईएम। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया कि अगर 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है जो नए डिस्कवर होंगे, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा हम उनकी नेमिंग इस तरीके से करेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज और बताने जा रहा हूं कि मैंने आपको एक तो सिंपल कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते ही हम उसका पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं, वो मैंने कंपटीशन के हिसाब से बता दिया था। अब अगर हम अपने सिस्टम में देखें 10th 11th 12th तक जो सिंपल सा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक को, तो कैसे कर पाएंगे। तो प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। पीरियड हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, ग्रुप हमने पढ़े थे 18 ग्रुप्स हैं, ब्लॉक हमने S, P, D एंड F पढ़ा था। अब आप प्रिडिक्ट कैसे कर पाओगे, आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो S के लिए बता रहा हूं पहले मैं, फॉर S ब्लॉक बेटा ये चीजें मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर देता हूं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज को केवल आपको समझना है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, आपसे कह दिया कि आपके पास एटॉमिक नंबर है 11 एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। तो 11 की पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये है बेटा हमारे पास। आप सबसे लास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको हम वही ब्लॉक का नाम दे देंगे। S में जा रहा है तो S ब्लॉक एलिमेंट, P में जा रहा है तो P ब्लॉक एलिमेंट, D में जा रहा है तो D ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी आप देखिए इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रहा है, S में जा रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि इसका जो ब्लॉक है वो कौन सा है बेटा, S ब्लॉक है, ये S ब्लॉक एलिमेंट है। फिर मैं ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना S के केस की बता रहा हूं, सभी में मत यूज करना। अगर आपने ब्लॉक पता कर लिया और S ब्लॉक है, अगर यहां पर 1 आ रहा है तो आप लिख दोगे इट इज फर्स्ट ग्रुप,
अगर 2 आ रहा है तो आप लिख दोगे सेकंड ग्रुप। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास 12 है एटॉमिक नंबर, हम लिखे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो हम ब्लॉक कौन सा लिख देंगे बेटा, s लिख देंगे। फिर हमसे ग्रुप पूछा जाएगा तो s के लिए हमने बताया था अगर यहाँ 1 है तो फर्स्ट और 2 है तो सेकंड। तो यू विल से इट इज सेकंड ग्रुप एलिमेंट। फिर उसके बाद जो पीरियड बचा है तो पीरियड कैसे बताओगे आप, ये जो लास्ट में जिसमें जा रहा है तो उसका जो ये आगे का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो कि सेकंड यूनिट में डिस्कस होता है। तो आप देखो इसके आगे जो लिखा है फिलहाल आप ऐसे पढ़ोगे वो उसका क्या हो गया पीरियड। जो हाईएस्ट ये जो वैल्यू आ रही है वो उसका क्या हो गया पीरियड। तो आप क्या कहोगे इसका जो पीरियड है वो थर्ड है। इसका भी जो पीरियड है ये आगे कितना लिखा है तो पीरियड कौन सा हो गया थर्ड पीरियड। ये तो हो गया बेटा एस के केस में क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वो ब्लॉक हो गया। अगर एस ब्लॉक आ रहा है तो यहाँ 1 है तो फर्स्ट ग्रुप और 2 है तो सेकंड ग्रुप। पीरियड आप क्या कहोगे इसके आगे जो पीरियड लिखा है वो। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और पी ब्लॉक आ जाए तो हमें क्या करना है। जैसे कि हमारे पास है 15 एटॉमिक नंबर दे दिया, हमसे कह दिया प्रिडिक्ट कीजिए कि इसका कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है। तो फर्स्टली वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। आप देखिए 6 2 8 2 10 12 एंड 3 15 पूरे हो गए। अब आप सबसे पहले ब्लॉक लिखोगे कि कौन सा ब्लॉक है। आप कहोगे इट इज पी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहां जा रहा है पी में जा रहा है। अब पी ब्लॉक के लिए अलग नियम है, अलग रूल है कि अगर आपको क्या पता करना है, आप इसका ग्रुप पता करना है तो ग्रुप कैसे पता करोगे। 10 प्लस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आप ये देख सकते हो ये है हमारे पास 3 एंड 2, या आप 15 लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो तरीका है फर्स्ट में 2 सेकंड में 8 थर्ड में 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो प्लस ये लिखोगे आप तो ग्रुप कौन सा हो गया 15th ग्रुप हो गया। अब आप इसका पीरियड पता करोगे, पीरियड वही जो आप कह रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है उसके आगे जो सबसे बड़ी ये है तो आप क्या लिखोगे थर्ड इसका जो है पीरियड नंबर है। तो पी के केस में आप क्या करोगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 10 जोड़ दोगे। एस के केस में लास्ट एस में जितने इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट 2 है तो सेकंड, क्योंकि एस फर्स्ट और सेकंड में ही होता है। ठीक है बेटा। और एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारे पास मान लो एटॉमिक नंबर है 17, लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 5 to 7 6 13 to 15 to 17 कंप्लीट हो गए। अब आप ब्लॉक तो देखते ही लिख सकते हो कि लास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पी में जा रहा है तो हम क्या कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका ब्लॉक है वो कौन सा है पी है। ग्रुप मैंने बताया था कि 17 का लिख लेना 2 8 7, जो लास्ट है उसमें 10 ऐड कर दो, 10 प्लस 7 कितने हो गए बेटा 17। तो इसका ग्रुप हो गया वो 17 हो गया। पीरियड जो कि मैंने आपको बताया ही है कि लास्ट जो ये आगे लिखा हुआ है बड़ी संख्या उसको क्या लिख दोगे आप 3, थर्ड पीरियड हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इनको याद रखना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और आ जाए आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट, देन आप क्या लिखोगे आप देखिए। जैसे मैं आयरन का ही एग्जांपल ले लेता हूं Fe 26 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा डी में जा रहा है। तो आप क्या कहोगे ब्लॉक जो है वो कौन सा है डी ब्लॉक है। फिर ग्रुप मैंने आपको बताया था एस के लिए बताया था कि एस में 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 है तो सेकंड ग्रुप। पिक के केस में मैंने बताया था लास्ट जो
इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें 10 ऐड कर दो। और डी के केस में अगर डी ब्लॉक आ जाता है तो उसके बाद जो लास्ट का n-1 और n है इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। 6 + 2 दैट इज 8th ग्रुप। और उसके बाद पीरियड पता करना है, तो पीरियड में आप देखोगे जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है दैट इज 4, 4th आप क्या कह दोगे, पीरियड है इसका। आप देखिए, आप पीरियोडिक टेबल में इन चीजों को आसानी से देख भी सकते हो, तो ये आप लोगों को देखना है, समझना है। और अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी अगर कंपटीशन के हिसाब में अगर एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से करना है। आपके जो स्कूल एग्जाम है, कंपटीशन में आए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखते ही हम कैसे पता कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उस लेक्चर को आप रिवाइज करिए, उसको फिर से देखिए। अगर आप डायरेक्ट कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्ट देखते ही आप पीरियड ग्रुप पता कर सकते हैं, चाहे कितना भी ज्यादा एटॉमिक नंबर दे रखा हो। लेकिन अगर छोटे दे रखे हैं तो आप इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो लिख लेने और इन चीजों को पढ़ना है। थैंक यू।